दिसंबर का महीना खत्म हो गया। अब जनवरी आ चुका था। ठंड की शाम थी। चारों तरफ गहरा कोहरा ऐसे छाया हुआ था जैसे पूरी दुनिया को किसी ने सफेद चादर से ढक दिया हो। इतना घना कि घर से कुछ ही कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधली परछाई सा दिखे। आसमान बिल्कुल खाली लग रहा था, न तारे न चांद, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। घर के सामने खुले आंगन में दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की खाट पर बैठे थे। खाट की रस्सियां समय के बोझ से ढीली पड़ चुकी थी और हल्की हल्की चरमराहट कर रही थी। उनके पास ही दादी बैठी थी। दोनों के सामने जमीन पर आग जलाई गई थी। सूखी लकड़ियों की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी और बीच बीच में कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे ठंड से लड़ने की आखिरी कोशिश कर रही हो। आग की पीली नारंगी रोशनी में दादाजी का चेहरा कभी उजला, कभी डरावना लगने लगता। बच्चे दादाजी के बिल्कुल सामने गोल घेरा बनाकर बैठे थे। किसी के हाथ आग की तरफ बढ़े हुए थे। कोई अपनी ठंडी उंगलियों को फूंक मारकर गर्म कर रहा था। सबकी निगाहें कभी आग की लपटों पर जाती, कभी दादाजी की झुर्रियों भरी आंखों पर। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। ऐसी खामोशी जिसमें दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी डर पैदा कर दे। तभी बच्चों में से एक, जो सबसे ज्यादा शरारती था, उत्सुकता से आगे झुकाया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में हल्का सा डर। दादाजी, उसने धीरे से कहा, आज हमें एक भूत की कहानी सुनाओ ना। बाकी बच्चे भी एकदम चुप हो गए। सबकी नजरें दादाजी पर टिक गईं। दादाजी ने अपनी धुंधली आंखें उठाईं और बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्र की थकान तो थी, लेकिन उसके पीछे कोई पुरानी परछाई भी जैसे जाग उठी हो। वे हल्के से मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें ऐसा कुछ था मानो वे पहले ही किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हों। उन्होंने धीमी, कांपती लेकिन गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरे बहुत करीबी दोस्त के साथ घटी थी। कहानी डरावनी है, लेकिन डरना मत। और एक बात, बीच में उठकर कहीं जाना मत, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां अपने सुनने वालों को पहचान भी लेती हैं। दादाजी ने खाट पर थोड़ी करवट बदली। लकड़ी फिर से कराह उठी। उन्होंने अपनी आंखें आग पर टिका दी, जैसे लपटों में बीते हुए समय की तस्वीरें देख रहे हों। फिर भारी, धीमी आवाज में बोले, रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। शाम से ही मूसलाधार बारिश लगातार गिर रही थी। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे पूरा कालीगढ़ गांव पानी में डूब जाएगा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। कालीगढ़ गांव के इकलौते डॉक्टर रामेश्वर साहब आज देर रात तक मरीजों को देखकर थके हारे थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। रामेश्वर साहब अकेले ही रहते थे। दिन भर की भागदौड़ और बीमारों की चीख पुकार ने उनका शरीर तोड़ दिया था। थोड़ा बहुत खाना खाकर वे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। बारिश की आवाज सुनते सुनते उनकी आंखें कब भारी हो गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक थप 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 करके दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। रामेश्वर साहब की नींद टूट गई। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? दिन भर मरीज देखने के बाद उनका शरीर जवाब दे चुका था। मन ही मन वे खींच गए। डॉक्टर हो गए हैं तो क्या दिन रात चैन से सोने का भी हक नहीं? सोचते हुए वे बिस्तर से उठ बैठे। उधर दरवाजे पर दस्तक और तेज होती जा रही थी, जैसे बाहर खड़ा इंसान अधीर हो गया हो। बारिश के बीच दस्तक की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। कौन है? रामेश्वर साहब ने भारी आवाज में कहा, रुको, आ रहा हूं। नींद में डगमगाते कदमों से वे दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुस आया। दरवाजे के बाहर गांव का ही एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बारिश से भीगा हुआ था, कपड़े चिपके हुए और आंखों में एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। बारिश की धार उसके कंधों से नीचे गिर रही थी, लेकिन वो इंसान जैसे ठंड और पानी को महसूस ही नहीं कर रहा था। रामेश्वर साहब उसे देखकर
और भी बेचैन हो गए। तुम सुरेश हो ना? इतनी रात को तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब ने हैरानी और चिंता से भरी आवाज में पूछा। सुरेश की सांसें तेज चल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे ठंड से नहीं बल्कि किसी गहरे डर से। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूं? सच में पागल हो गया हूं क्या? दया कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे बताइए। जवाब देने से पहले डॉक्टर रामेश्वर ने सुरेश को ध्यान से देखा। भीगा हुआ बदन, बारिश में बिखरे हुए बाल, चेहरा पीला पड़ा हुआ और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग मानने से इनकार कर रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे और हाथ आपस में कस कर जकड़े हुए थे। आओ कार्तिक, बड़ी रात गए याद किया। सुना है तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। पैसों की जरूरत आन पड़ी है क्या? मालिक, आप तो अंतर्यामी हैं। माँ की सांसें अटक रही हैं। शहर से दवा लानी है, पर जेब खाली है। आप जो भी काम कहेंगे मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। बस मुझे 500 रुपए पेशगी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। से तो मिल जाएंगे कार्तिक, पर काम जोखिम भरा है। देखो, गांव में बिजली हफ्तों बाद आज रात को आई है और वोल्टेज का भरोसा नहीं। मेरा वो खेत जो शमशान के ठीक पीछे वाले पुराने जंगल की ढलान पर है, उसे आज रात भर सींचना है। पंप की मोटर चालू है, बस तुम्हें वहां रहकर रात भर पानी की मेड़ें बदलनी होंगी। दिन में लाइट नहीं रहती, इसलिए ये काम रात को ही करना होगा। बोल, जिगरा है वहां जाने का? लेकिन मालिक, वो शमशान वाला रास्ता और वो पुराना जंगल, लोग कहते हैं कि वहां की हवाओं में रूहों का वास है। रात को तो वहां कोई लकड़हारा भी नहीं जाता। क्या कोई और खेत नहीं है? देख कार्तिक, डर और मजबूरी का चोली दामन का साथ है। अगर मां की ममता बड़ी है तो शमशान का डर छोटा हो जाना चाहिए। ये ले 500 रुपए अभी, और सुबह काम खत्म होते ही बाकी के 500 और मिलेंगे। अब तय तुझे करना है कि तुझे मां की जान प्यारी है या अपना डर। कार्तिक ने कांपते हाथों से वो नोट थाम लिया। उसे पता था कि यह सौदा महज पैसों का नहीं बल्कि उसकी जान का भी हो सकता है। वो भागता हुआ घर आया और अपना झोला उठाने लगा। उसने एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी और एक मिट्टी के तेल वाली लालटेन उठाई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा, उसके पिता ने कांपते हाथों से उसका रास्ता रोक लिया। नहीं कार्तिक, मत जा मेरे लाल। वो शमशान वाला खेत शापित है। वहां की मिट्टी प्यासी नहीं है, वो इंसान का मांस मांगती है। ठाकुर ने जानबूझकर तुझे वहां भेजा है, क्योंकि वो जानता है कि आज अमावस्या की रात है। आज के दिन उस जंगल की सरहद पार करना मतलब यमराज के घर में दस्तक देना है। रुक जा बेटा, चाहे हम भूखे मर जाएं, पर तू उस मौत के मुंह में मत जा। पिताजी, अगर माँ मर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाने दीजिए। भगवान ने चाहा तो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप बस माँ का ध्यान रखिए। मैं जाता हूँ। कार्तिक ने पिता के पैर छुए और अंधेरी पगडंडी पर तेजी से ओझल हो गया। जैसे जैसे वो गांव की सीमा छोड़कर जंगल और शमशान की ओर बढ़ रहा था, हवा ठंडी और भारी होने लगी। झिंगुरों की आवाज जो कुछ देर पहले तक गूंज रही थी, अचानक थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही जूतों की आवाज किसी भारी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। शमशान की सरहद शुरू होते ही उसे अजीब सी गंध आने लगी, जैसे सड़े हुए मांस और पुराने कपड़ों की गंध। पिता की चेतावनियों को पीछे छोड़ कार्तिक गांव की उस सरहद पर खड़ा था जहां से शमशान का डरावना रास्ता शुरू होता था। हाथ में पकड़ी लालटेन की लौ तेज हवाओं के थपेड़ों से बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो भी कार्तिक को आगे बढ़ने से रोक रही हो। जंगल का सन्नाटा ऐसा था जिसे आप महसूस कर सकते थे, गहरा, भारी और दम घोटने वाला। कार्तिक के पैरों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज पूरे वीराने में किसी के चलने की आहट जैसी गूंज रही थी। बस कुछ ही देर की बात है। खेत पहुंचकर पंप चालू करना है।
फिर सुबह होते ही माँ की दवा के पैसे मिल जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, भगवान साथ हैं। तभी घने बरगद के पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक हल्की सिसकी सुनाई दी। कार्तिक ठिठक गया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। पगडंडी के किनारे एक औरत बैठी थी। उसने फटी पुरानी सफेद साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा घुटनों में छिपा रखा था। वो बुरी तरह कांप रही थी। अरे कौन है वहाँ? माई, आप इतनी रात को यहाँ इस शमशान के पास क्या कर रही हैं? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं पास के बेलपुर गांव की रहने वाली हूँ। अपने पोते के लिए हकीम से जड़ी बूटी लेने गई थी, पर वापसी में सूरज ढल गया। इस कोहरे और अंधेरे में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। क्या तुम मुझे गांव की चौपाल तक छोड़ दोगे? मेरी टांगों में अब जान नहीं बची। माई, मुझे तो ठाकुर के खेत जाना है, काम बहुत ज़रूरी है, पर आपको यहाँ भेड़ियों और सायों के बीच अकेला छोड़ना भी पाप होगा। चलिए, मैं आपको आपके गांव के रास्ते तक छोड़ देता हूँ। कार्तिक ने उस औरत को सहारा देकर उठाना चाहा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे उसने किसी जिंदा इंसान का नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े का हाथ थाम लिया हो। वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते भर वो औरत अपने बारे में बताती रही। उसने बताया कि कैसे उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था और वो कैसे अकेले अपना जीवन काट रही थी। उसकी बातों में इतना दर्द था कि कार्तिक का डर कम होने लगा और हमदर्दी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे शमशान की सबसे पुरानी और जर्जर चिता के पास पहुंचे, वो औरत अचानक रुक गई। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। हवा का रुख मुड़ गया और सड़ांध की एक तेज लहर कार्तिक के नथुनों से टकराई। माई, क्या हुआ? आप रुक क्यों गईं? और ये बदबू कैसी है? तभी पगडंडी के दूसरी ओर से एक और आकृति उभरी। दया दिखा रहे हो कार्तिक? जिस औरत का हाथ तुमने पकड़ा है उसे मरे हुए तो 20 साल बीत चुके हैं। देखो जरा, क्या उसके पैर जमीन पर है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कार्तिक ने देखा कि जिस औरत का हाथ उसने थाम रखा था, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और हवा में लटक रहे थे। वो औरत अब औरत नहीं रही थी। उसका चेहरा पिघलते हुए मोम की तरह गिरने लगा था। वो छलावा था। सुन कार्तिक, मैं इस जंगल की अधूरी कहानी हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक नेक दिल इंसान था। 100 साल पहले मैं इस गांव का डाकिया हुआ करता था। एक रात मुझे एक गुप्त संदेश पहुंचाना था जो ठाकुरों के काले कारनामों का पर्दाफाश कर सकता था। लेकिन ठाकुर के आदमियों ने मुझे इसी मोड़ पर घेर लिया। उन्होंने मेरी जीभ काट दी और मुझे जिंदा इस शमशान की मिट्टी में गाड़ दिया। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं, पर इस मिट्टी को ताजा खून चाहिए। मैं रूप बदलता हूँ ताकि लोगों की असलियत जान सकूं। आज तुमने इस औरत की मदद करके अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं तुम्हें रास्ता तो दे दूंगा, पर याद रखना, ठाकुर का खेत आज रात पानी नहीं, रूहें मांगेगा। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम भी मेरी तरह एक साया बनकर रह जाओगे। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वो छलावा और औरत दोनों धुएं में विलीन हो गए। कार्तिक अकेला खड़ा कांप रहा था। उसके सामने अब वही रास्ता था जो सीधे शमशान के सीने से होकर ठाकुर के खेत की ओर जाता था। उसे एहसास हुआ कि आज की रात वो सिर्फ खेत सींचने नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ने निकला है। कार्तिक ने अपनी लालटेन मजबूती से पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। उसके कानों में अभी भी छलावे की वो आखिरी चेतावनी गूंज रही थी। उसे लग रहा था जैसे हजारों आंखें झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही हैं। वो खेत पहुंचने ही वाला था, पर उसे नहीं पता था कि वहां पहुंचकर उसका सामना जिस भयानक सच से होगा वो उसे ताउम्र चैन की नींद नहीं सोने देगा। खेत के बीचों बीच खड़ा कार्तिक थर थर कांप रहा था। वो पंप जिसे वो अपनी मां की जिंदगी की उम्मीद समझकर चलाने आया था, अब उसकी मौत का सामान बन चुका था। जैसे ही उसने मोटर का स्विच दबाया, पाइप से पानी की जगह गाढ़ा, काला और बदबूदार तरल निकलने लगा। सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी हंसी गूंजी जिसे सुनकर किसी भी जीवित प्राणी का कलेजा मुंह को आ जाए। वो छलावा अब अपने असली और विभत्स रूप में उसके सामने था। एक विशाल काला साया जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। मूर्ख बालक,
क्या तुझे सच में लगा कि ठाकुर तुझे यहाँ पानी देने के लिए 500 रुपए दे रहा था? ये खेत बरसों से प्यासा है, पर इसे पानी नहीं, ताजा इंसानी रूह चाहिए। ठाकुर ने तुझे काम के लिए नहीं, अपनी सुख समृद्धि के लिए बलि चढ़ाने भेजा है। अब तेरी माँ दवा का इंतजार करती रह जाएगी, क्योंकि तू यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। नहीं, मुझे जाने दो। मेरी माँ घर पर अंतिम सांसें गिन रही है। मैंने उसका हाथ पकड़कर वादा किया था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। मुझे मार दो, पर उसकी जान बख्श दो। ठाकुर ने मेरे साथ धोखा किया, पर तुम तो सब जानते हो। दया करो। छलावे ने अपने लंबे धुआंसे और बर्फीले हाथ कार्तिक की गर्दन की ओर बढ़ाए। कार्तिक को लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा जम गई हो। उसकी सांसें अटकने लगी थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे अपनी माँ का वो चेहरा याद आ रहा था जो बुखार में तप रहा था। ठीक उसी पल जब छलावे की उंगलियां कार्तिक की गर्दन को छूने ही वाली थी, दूर झाड़ियों के पीछे से एक तेज और दिव्य रोशनी अंधेरे को फाड़ती हुई आई। ओए पापी साए, पीछे हट जा। इस मासूम की जान लेने का हक तुझे किसने दिया? जैसे ही उस तेज टॉर्च की रोशनी छलावे पर पड़ी, वो किसी घायल जानवर की तरह चिल्लाया। वो रोशनी साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। रोशनी पड़ते ही वो काला साया धुएं की तरह हवा में बिखरने लगा और देखते ही देखते पूरी तरह विलीन हो गया। कार्तिक निढाल होकर कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ा। सामने से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले वृद्ध व्यक्ति आते दिखे। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहना था, माथे पर चंदन का तिलक था और कंधे पर जड़ियों से भरा एक पुराना झोला लटका था। ये रामदीन काका थे, कार्तिक के दूर के रिश्तेदार और उस पूरे इलाके के सबसे पुराने और ज्ञानी वैद्य जी। कार्तिक, बेटा होश संभाल। देख, मैं आ गया हूं, पर तू इतनी रात को इस नर्क के द्वार पर क्या कर रहा है? और यहां तो तेरा कोई खेत नहीं है। ये तो ठाकुर भानु प्रताप की वो शापित जमीन है, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। काका, आप सही समय पर आ गए, वरना वो छलावा मुझे निगल जाता। माँ की तबीयत बहुत खराब है काका। घर में एक पैसा नहीं था। ठाकुर ने शर्त रखी थी कि अगर मैं रात भर इस खेत को सींचूंगा तो वो मुझे दवा के पैसे देगा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मौत के मुंह में भेज रहा है। उस नीच ठाकुर की इतनी जुर्रत! वो जानता था कि आज अमावस की रात है और ये छलावा रूहें तलाश रहा है। उसने अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ाने की कोशिश की। चल मेरे साथ बेटा, तुझे अब इस मोटर या पानी की जरूरत नहीं है। मैं वैद्य हूं, भूल गया क्या? बरसों से इस गांव की नाब्स टटोल रहा हूं। तेरी मां को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वजन है। रामदीन काका कार्तिक को लगभग घसीटते हुए उस मनहूस जंगल से बाहर ले आए।